मैं घर पर अकेला 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक बेहोश था। जब मैं आखिरकार जगा तो मैंने जल्दी से अमेंडा को कॉल किया। मेरे बोलने से पहले ही उसकी मजबूत आवाज रिसीवर से आई। रिपोर्टर्स बातें बना रहे हैं, इसे सीरियसली मत लेना। घर आओ और मैं सब समझा दूंगी। फोन काटने के बाद मैं खाली नजरों से फोन को देखता रहा। कुछ ही मिनट बाद मुझे ख्याल आया कि न्यूज चेक करूं। सर्च करने की जरूरत नहीं थी, वो पहले से ही ट्रेंडिंग पर थी। अमेंडा का हस्बैंड पहली बार पब्लिक के सामने आया। 3 लोगों की फैमिली एक स्वीट आउटिंग एंजॉय कर रही है। फोटोज में दिख रहा था कि अमेंडा ने एंड्रू को एक हाथ में पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अपने पास खड़े एक हैंडसम आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था। मेरे चेहरे पर एक कड़वी स्माइल आई। अगर वो तीनों एक फैमिली थे, अगर वो अमेंडा का हस्बैंड था, तो फिर मैं, वो आदमी जो कानून की नजर में उसका हस्बैंड था, मैं क्या था? चैप्टर 1। फोन मेरी हथेली से फिसलकर जमीन पर गिर गया और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी जमीन पर ही लेटा हुआ था। मैं अचानक उठकर बैठ गया। मेरा सर घूम रहा था। मैंने फोन उठाया और वक्त पर एक नजर डाली। तब मुझे पूरी तरह एहसास हुआ, मैं सच में 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक बेहोश था। मुझे लगा शायद ये हाइपोग्लाइसीमिया था। ये पहले भी हो चुका था। लो ब्लड शुगर की वजह से मैं लगभग गिर गया था। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा एक कैंडी की जरूरत थी, कुछ खाने के लिए। मैंने तुरंत अपने कदम उठाए और स्टडी से बाहर निकलने लगा। क्लैटर, एक हल्की आवाज आई। मैंने नीचे देखा तो पाया कि एयरप्लेन मॉडल जिसे बनाने में मैंने महीनों लगाए थे, मेरे पैर के नीचे कुचल गया था। मुझ में परवाह करने की हिम्मत नहीं थी। मैं लिविंग रूम की तरफ चलता रहा। एक मिल्क कैंडी और ब्रेड का एक टुकड़ा खाने के बाद आखिरकार मुझे लगा जैसे मेरी जान में जान आई हो। सोफा से सहारा लेकर मैं वहां 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक खोया रहा, इससे पहले कि मैं अपना फोन फिर से उठाता। मैंने वो ट्रेंडिंग आर्टिकल खोला और देखा कि वहां एक वीडियो भी अटैच थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने प्ले पर टैप किया। चुपके से शूट की गई फुटेज में 3 लोगों की फैमिली को एक स्वीट दिन एंजॉय करते दिखाया गया था। हैन ग्रुप की फीमेल सीईओ और उसकी फैमिली। उन्होंने साथ में फेरिस व्हील की सवारी की, साथ में सर्कस परफॉर्मेंस देखा और साथ में फ्रिस्बी खेली। कमेंट्स में नेटिजन्स इस बात पर हैरान थे कि प्रेसिडेंट हैन की फैमिली कितनी डाउन टू अर्थ थी, जो सबकी तरह अट्रैक्शंस के लिए लाइन में खड़ी थी। हालांकि फुटेज ज्यादा साफ नहीं थी, पर मैं एक नजर में पहचान सकता था कि वो आदमी कौन था जिसे गलती से उसका हस्बैंड समझा जा रहा था। अमेंडा हैन का पुराना क्रश सेबेस्टियन। वीडियो चलती रही। जब सेबेस्टियन ने अपनी आइसक्रीम से एक चम्मच भरी और एंड्रू की तरफ बढ़ाई और एंड्रू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया, तो मैं सुन्न रह गया। अगले ही पल सेबेस्टियन ने उसके गाल पर किस किया। मेरा बेटा, वो जो मुझे कभी किस नहीं करने देता, वो खुशी से मुस्कुराया और बदले में उसे किस किया। मेरे सीने में एक तेज चुभन वाला दर्द हुआ जिसने मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया। बिना किसी वार्निंग के मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक मुझे लगा जैसे वो सब कुछ जिसे मैंने इतने सालों से संभाल कर रखा था, एक मजाक के सिवा कुछ नहीं था। चैप्टर 2। जब एंड्रू इतना छोटा था कि कुछ समझ नहीं पाता था, तब मैं उसके गोलू मोलू गालों पर हर वक्त किस किए बिना नहीं रह पाता था। लेकिन 2 साल से थोड़ा ज्यादा होने के बाद उसने मुझे किस करने देना बंद कर दिया। जब भी मैं कोशिश करता, वो पूरी ताकत से मुझे दूर ढकेल देता। उसके बाद वो एक टिश्यू उठाता और उस जगह को ध्यान से साफ करता जहां मैंने किस किया होता। तुम डैडी को किस क्यों नहीं करते? मैंने उससे पूछा। सलाइवा हाइजीनिक नहीं होता, उसने अपनी नरम बचकानी आवाज में बड़ी गंभीरता से कहा। और वो कभी ऐसी कोई चीज भी नहीं खाता था जो मैंने पहले सिखाई हो। अगर मैं उसे फल का कोई टुकड़ा देता जिसमें मैंने एक बाइट ली होती, तो वो नफरत से उसे दूर ढकेल देता। अपनी तेवरियां चढ़ाते हुए वो कहता, गंदा। तब उसका वो छोटा सा गोल चेहरा और होंठ सिकुड़े हुए ऐसे शब्द कहना एक अजीब सा प्यारा कॉन्ट्रास्ट पैदा करता था। वो यकीनन बहुत क्यूट था। हालांकि मुझे अंदर से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन मुझे मानना पड़ा कि वो सही था। ये सच में हाइजीनिक नहीं था। मुझे प्राउड भी फील हुआ। मेरा बेबी स्मार्ट था और इतनी छोटी उम्र से ही सफाई का ख्याल रखता था। इतना छोटा होने के बावजूद खुद को स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स में रखने के काबिल था, जो सच में अपनी मम्मी का बेटा होने के लायक था। उसका वो सीरियस एक्सप्रेशन ऐसा लगता था जैसे उसकी मम्मी के ही टेम्पलेट से बनाया गया हो। मैं उसकी मम्मी से इतना प्यार करता था, मैं भला उससे प्यार कैसे नहीं करता। इसलिए मैंने उसकी विशेस की रिस्पेक्ट की। मैंने उसे किस करना बंद कर दिया और अपना झूठा खाना खिलाना भी बंद कर दिया। 3 साल का होने के बाद उसकी इंसिस्टेंस पर मैंने उसे पकड़ना भी बहुत कम कर दिया था। मुझे लगा ये सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी थी, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। वो नेचुरली अलूफ था, अपने आसपास के लोगों से इंस्टिंक्टिवली डिस्टेंट रहने वाला। मैं ये समझता था और इसकी रिस्पेक्ट करता था। मगर आज वीडियो देखने के बाद मुझे समझ आ गया, वो सो कॉल्ड अलूफनेस सिर्फ सिलेक्टिव थी। अमांडा, जो हमेशा रिजर्व्ड और अनस्माइलिंग रहती थी, वो स्माइल कर सकती थी, और इतनी ब्राइट स्माइल। वो बेटा जिसके बारे में मुझे लगता था कि उसे क्लीनलीनेस ऑब्सेशन है, वो दूसरों का झूठा खाना खा सकता था और दूसरों के चीक पर किस कर सकता था।
इन सब सालों में मैंने जितनी भी कोशिश की हो, मुझे उन दोनों से कभी वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जो सेबेस्टियन को इतनी आसानी से मिल गया। मुझे ये मानना पड़ा, चाहे एक हस्बैंड के तौर पर हो या एक फादर के तौर पर, मैं पूरी तरह फेल हो गया था। एक ही पल में मेरे अंदर की सारी हिम्मत जैसे खत्म हो गई। थकान का एक ऐसा एहसास मुझ पर लहर की तरह छा गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैं नंब होकर छत को घूरता रहा। रहने दो, हार मान लो। वन साइडेड कोशिश बहुत थका देने वाली होती है। मेरी एबिलिटीज लिमिटेड हैं। मेरी एनर्जी फाइनाइट है। मैं बस यहीं तक जा सकता हूँ। अमांडा, तुम्हारी तरफ भागना बहुत मुश्किल है। मैं अब और कोशिश नहीं करना चाहता। कुछ देर ख्यालों में खोए रहने के बाद मुझे अचानक ख्याल आया कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं आजकल जल्दी थकान महसूस कर रहा था और आज तो मैं घर पर बेहोश भी हो गया था। मैं अपनी बॉडी को और निग्लेक्ट नहीं कर सकता था। मैं काफ़ी वक्त से चेकअप करवाना चाहता था, लेकिन घर के एंडलेस हाउसहोल्ड मैटर्स की वजह से डिले होता रहा। उन दोनों की खातिर मैं इतना बिजी था कि मेरे पास डॉक्टर को दिखाने का वक्त नहीं था और इतना थक गया था कि 2 घंटे तक घर पर अकेला बेहोश पड़ा रहा और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। इस दौरान वो दोनों बाहर किसी और के साथ स्वीट आउटिंग एंजॉय कर रहे थे और खुशी से खेल रहे थे। इस बारे में सोचकर बहुत बुरा लगा। पहली बार मुझे फील हुआ कि मैं सच में इस लायक नहीं था। अब से मैं खुद का थोड़ा बेहतर ख्याल रखूंगा। मैं वो बड़ा बेवकूफ़ बनना बंद कर दूंगा जो दूसरों को सब कुछ दे देता है और खुद को निग्लेक्ट करता है। मैं शहर के सबसे फेमस प्राइवेट हॉस्पिटल गया, वीआईपी चैनल यूज करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए और एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया। डॉक्टर ने कहा कि सारे रिजल्ट्स 2 घंटे में आ जाएंगे। हॉस्पिटल के वीआईपी लाउंज में वेट करते हुए मुझे एक वीचैट फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। मैंने उसे टैप किया। प्रोफाइल पिक्चर सेबेस्टियन का चेहरा था, जो स्प्रिंग ब्रीज की तरह वार्म और रेडिएंट था। मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ मिनट बाद उसने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा। मैंने उसे टैप किया और एक ऐसी बात सुनी जिसने मेरे दिल को ठंडा कर दिया। एंड्रू, तुम आज अंकल के बर्थडे पर उनका साथ देने आए हो। अगर डैडी तुमसे नाराज होंगे तो अंकल समझा देंगे। वो सेबेस्टियन की आवाज थी। फिक्र मत कीजिए अंकल, उन्हें नहीं पता, मेरे बेटे एंड्रू ने कहा। 4 साल की उम्र में उसकी बचपन की लिस्प अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। आज सैटरडे है, क्या तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहते थे? सेबेस्टियन ने फिर से पूछा। मैंने उनसे कहा कि लेगो बनाने में मेरी मदद करें, उनके पास बाहर जाने का वक्त नहीं है। क्या एंड्रू ने ये जानबूझकर किया ताकि तुम बाहर आ सको और बिना किसी चिंता की अंकल का बर्थडे सेलिब्रेट कर सको? मैंने उनसे झूठ बोला और कहा कि ये टीचर ने होमवर्क दिया है। वो लेगो सेट सच में बहुत हार्ड है, इतना कि उन्हें पूरे दिन बिजी रख सके। वाओ, एंड्रू इतना स्मार्ट है कि उसने ऐसा कुछ सोच लिया। तुम बहुत थॉटफुल हो। अंकल सच में टच्ड हैं। फिर एक और स्मैक की आवाज आई, शायद बाल पर एक और किस। भले ही मुझे डिसअपॉइंटमेंट की आदत हो गई थी, पर ये बातें सुनकर मुझे फिर से बहुत दर्द हुआ। इतना ठंडा और कैलेस दिल किसी ऐसी आवाज से कैसे निकल सकता है जो अभी भी चाइल्ड लाइक थी। मैंने आज सुबह के बारे में सोचा। हर सैटरडे की तरह मैं हल्की और बेताब दिल के साथ पुराने घर एंड्रू को वीकेंड के लिए लेने गया था। उसने एक बड़ा बॉक्स सीधा मेरी बाहों में दे मारा। ये टीचर का दिया हुआ वीकेंड होमवर्क है। ये बहुत हार्ड है। डैडी, क्या आप इसे बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? एंड्रू मेरे सामने मुश्किल से ही अपनी कमजोरी दिखाता था। मैंने जबरदस्ती उस रीली हार्ड को उसका लाड दिखाना समझ लिया। तो भले ही मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मैं उसे बाहर खेलने नहीं ले जा सका, पर इस तरह से मेरी जरूरत होना मुझे एक फ्लैटर्ड सेटिस्फैक्शन से भर गया। पास ही खड़ी अमांडा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तो आज घर पर रहो और एंड्रू की लेगो बनाने में मदद करो। मैं उसे कंपनी ले जाऊंगी। मैं सच में कहना चाहता था कि कोई बात नहीं, मैं उसका ख्याल रखते हुए घर पर लेगो बना सकता हूँ। पर सालों से अमांडा की बात मानने की आदत की वजह से मैं फिर भी कुछ बोल नहीं पाया। मैंने खामोशी से माँ और बेटे को साथ जाते हुए देखा। अब मुझे आखिरकार पता चल गया था, ये सब झूठ था। चैप्टर 4। मेरे बेटे ने मेरे प्यार का इस्तेमाल किया, ये बहाना बनाकर कि उसे लेगो बनाने में मेरी मदद चाहिए, सिर्फ मुझे घर पर फंसाए रखने के लिए। और मेरी पत्नी हमारे बेटे को उस आदमी से मिलाने ले गई जिससे वो सालों से छुपकर प्यार करती थी, उसका सो कॉल्ड आइडल। इस परिवार में मैं हमेशा से एक आउटसाइडर ही था। जिस पल मैंने आखिरकार अपनी जगह पहचान ली, मैं सच में जाग गया। खुशकिस्मती से जब टेस्ट रिजल्ट्स आए तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे शरीर में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बस लंबे समय से रेस्ट की कमी की वजह से मैं एग्जॉशन की हालत में था। तुम आज इसलिए बेहोश हुए क्योंकि तुमने लंच नहीं किया और हाइपोग्लाइसीमिया हो गया।
डॉक्टर ने मुझे याद दिलाया, ध्यान रखो कि तुम अच्छे से रेस्ट करो, ठीक से खाओ और अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखो। मैंने बार बार सर हिलाया। लेगो बनाने में बिजी होने की वजह से लंच करना भूल जाना, ऐसी बेवकूफ़ाना गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगा। अब से मेरी अपनी हेल्थ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। हॉस्पिटल से घर लौटते वक्त सेबेस्टियन ने मुझे एक और टेक्स्ट मैसेज भेजा। तुम अच्छे से जानते हो कि अमांडा किससे प्यार करती है। मैं अब वापस आ गया हूं। अगर तुम में थोड़ी भी अक्ल है तो जल्दी यहां से निकल जाओ। मैं हल्के से हंसा। क्या अमांडा को पता था कि उसका आइडल ऐसी क्रूड बात कहेगा? ऐसा लग रहा था कि सेबेस्टियन इस बार अमांडा को पाने के लिए डिटर्मिन्ड था। मुझे नहीं पता था कि मैरिज के दौर से गुजरना उसे ये एहसास दिला गया था कि अमांडा उसके लिए कितनी अच्छी थी, या फिर इसलिए क्योंकि उसे सच में उससे प्यार हो गया था। आखिरकार पास्ट में जब अमांडा ने गिड़गिड़ाकर मिन्नतें की थी, तो सेबेस्टियन बिना पीछे मुड़े देश छोड़कर जा चुका था। जिस दिन उसने ओवरसीज शादी की थी, तब अमांडा रातों रात वहां उड़कर गई थी शादी रोकने की कोशिश करने के लिए। पर उसने फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया, बिना चेहरे पर जरा भी एक्सप्रेशन बदले। उसके लिए अमांडा कभी भी उसकी पहली चॉइस नहीं थी, जब तक कि हालात ने उसे मजबूर नहीं किया और अमांडा उसका बेस्ट ऑप्शन बन गई। ये अमांडा का प्यार ही था जिसने उसे इतना निडर बना दिया था। सच में, जब से वो 1 महीने पहले देश वापस आया था, अमांडा घर देर से आने लगी थी और बहुत ही कम बार आती थी। उसका दिल पहले ही भटकने लगा था। सच तो ये है कि उसका दिल हमेशा उसके साथ ही था। इसी वजह से सेबेस्टियन मुझे इतने खुलेआम उकसा सकता था। मैंने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं थका हुआ था। मैं उनके मामलों पर अपनी थोड़ी सी भी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था। अभी मैं सिर्फ जल्द से जल्द जाना चाहता था और इस गलत मैरिज को खत्म करना चाहता था। जब मैं घर के करीब था, तब मैंने एक छोटे प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट पर रुका, कुछ डिशेज ऑर्डर की और धीरे और ध्यान से खाया। मैं डॉक्टर की बातों को ध्यान में रखूंगा और ढंग से खाऊंगा। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक 7 बज चुके थे। मैं सोफा पर लेटकर टीवी देख रहा था। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे अंधेरा होता गया और मैं शावर लेने के उठने ही वाला था, मैंने सामने के दरवाजे पर हलचल सुनी। अमांडा दरवाजे पर दिखाई दी, एंड्रयू का हाथ पकड़े हुए। चैप्टर 5। जैसे ही अमांडा घर के अंदर आई, उसने अपने सर को दबाया और मुझसे कहा, थोड़ा हैंगओवर सूप बना दो। मैंने आज रात थोड़ी पी ली है और मेरा पेट अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा। मेरे सामने खड़ी वो कूल और खूबसूरत औरत ने हल्के नीले रंग का कैजुअल आउटफिट पहना था, ऐसी चीज जो मैंने उस पर शायद ही कभी देखी थी। शायद ये कपड़े थे, लेकिन वो एक अलग ही सुकून और लूजनेस का एहसास दे रही थी। आखिरकार जब से मैंने ग्रेजुएट किया और अमांडा का असिस्टेंट बना, मैंने हमेशा उसका वही रूप देखा था, जो हमेशा परफेक्टली टेलर्ड शार्प सूट्स पहनती थी। उसका बिना मुस्कुराने वाला चेहरा और महंगे फॉर्मल वेयर मिलकर एक तरह की दूरी और अनअप्रोचेबल ऑरा बनाते थे। हमारी मैरिज के बाद भी सूट्स के अलावा मैंने उसे सिर्फ रात को ही देखा था, जब वो शावर लेकर पैजामास पहन लेती थी। मैंने उसे कैजुअल क्लोज में मुश्किल से ही कभी देखा था, या यूं कहें कि काम और सोने के अलावा मैंने उसे कभी किसी और सेटिंग में नहीं देखा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैरिज के बाद हम कभी साथ में मजे करने बाहर नहीं गए थे। ऐसा रिलेशनशिप, ऐसी मैरिज वाकई एक फेलियर थी। ये देखकर कि मैं अभी भी बिना हिले सोफा पर बैठा हूं, अमांडा ने तेवर बदले। जल्दी करो। पहले उसके ऐसे इम्पेशेंट एक्सप्रेशन देखकर मैं इंस्टिंक्टिवली टेंस महसूस करता था, लेकिन आज मैं अनयूजुअली काम था। फ्रिज में कुछ नहीं है, मैं नहीं बना सकता, मैंने सीधे जवाब दिया। अमांडा, जो अभी बैठी ही थी, एक पल के लिए ठिठक गई। साफ दिख रहा था कि उसने मेरे मना करने की उम्मीद नहीं की थी। वो सीधी हुई और मेरी तरफ देखा। क्या तुम आज जो हुआ उस वजह से गुस्सा हो? मैं नहीं हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, एंड्रू ने मुझे बीच में ही टोक दिया। वो अंदर आते ही सीधा स्टडी रूम में गया था और अब भागते हुए बाहर आ रहा था। तुमने मेरा लेगो बनाना पूरा क्यों नहीं किया? उसने गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए पूछा। उसने एक टूटे हुए एरोप्लेन का विंग पकड़ा हुआ था। मैंने उसे खामोशी से देखा। तुम्हारे टीचर ने ये होमवर्क नहीं दिया था ना? लेकिन एंड्रू ने अपने होठ भींचे। उसकी आवाज में हक था, लेकिन मैं सच में चाहता था कि ये एरोप्लेन पूरा हो जाए। तो तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने बिना गुस्से के कहा। तुमने झूठ बोला ताकि मैं लेगो बनाने में तुम्हारी मदद करूं और तुम बिना मेरे रास्ते में आए अपने अंकल सेबेस्टियन का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा सको। किसने कहा था तुम्हें हर वीकेंड मुझसे चिपके रहने के लिए? तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल मजेदार नहीं है, एंड्रू ने मेरी तरफ इशारा करते हुए इल्जाम लगाया। मैंने एक फीकी मुस्कुराहट दी। क्या इसलिए क्योंकि मेरे साथ मजा नहीं आता, या इसलिए क्योंकि तुम बस मुझे पसंद नहीं करते? एंड्रू ने अपना होठ दबाया और कुछ नहीं बोला। ये मेरा अपना खून था। उसकी ब्राउज और आंखों में मेरी झलक अभी भी थी। उसके पैदा होने के पहले 6 महीनों के दौरान मैं अक्सर उसे घूरता रहता और किसी बेवकूफ की तरह मुस्कुराता रहता था। मैं अपनी उंगली से उसके चबी गालों को छूता था और सोचता था, मेरा बच्चा इतना क्यूट कैसे हो सकता है? मैं भला उससे प्यार कैसे नहीं कर सकता? मगर मेरा ये बेटा खुश करने में बहुत मुश्किल था।
शायद इसलिए क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग खत्म हुई तो उसे पुराने घर वापस ले जाया गया और उसकी परवरिश उसके नाना नानी ने की। इसलिए वो मुझसे कभी करीब नहीं रहा था। हर वीकेंड जब मैं उसे घर लाता था तो मैं उसे खुश करने के लिए अपना दिमाग लड़ाता था, मगर उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अम्यूजमेंट पार्क जाने का सुझाव दिया, उसने मना कर दिया। मैंने घर रहकर साथ में गेम्स खेलने का सुझाव दिया, उसने उसके लिए भी मना कर दिया। एक ऐसे बेटे का सामना करते हुए जो पूरी तरह इम्पर्वियस था, मैं अक्सर परेशान रहता था। हम अक्सर बस खामोशी से घर पर ही रहते थे। मैं उसके लिए फ्रूट तैयार करता और खाना बनाता था, जबकि वो स्टडी में रहकर कार्टून्स देखता, पिक्चर बुक्स पढ़ता या बिल्डिंग ब्लॉक्स से खेलता था। इतनी छोटी उम्र में भी वो पहले से ही काफी सेल्फ डिसिप्लिन था। दिन में 15 मिनट कार्टून्स, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। वो खुद से कैरेक्टर्स और नंबर्स भी पढ़ता था। उसके नाना नानी ने हर सब्जेक्ट और अलग अलग इंटरेस्ट क्लासेस के लिए ट्यूटर्स रखे हुए थे, जो उसकी लर्निंग और हॉबीज को एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैनेज करते थे। उसे मुझसे किसी भी गाइडेंस की जरूरत नहीं थी। कभी कभी जब मैं उसे अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स करते हुए देखता तो मैं उससे कहता कि अगर उसे समझ ना आए तो वो डैडी से पूछ सकता है। बिना ऊपर देखे उसने कहा, जरूरत नहीं है, मेरे मैथ्स टीचर मुझे सिखा देंगे। अब मुझे आखिरकार समझ आ गया था। क्योंकि वो मुझे अपने पिता के रूप में पसंद नहीं करता था, इसलिए वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता था। वो मुझसे बिल्कुल भी इंटरैक्शन नहीं चाहता था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद हमारी किस्मत में बाप बेटे का एक शैलो बॉन्ड ही लिखा था। कुछ चीजों में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। चैप्टर 6। शायद ये पहली बार था जब मैंने एंड्रू से ऐसे लहजे में बात की थी, जिसमें मैं उसे खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस खाली नजरों से मुझे ऊपर देखता रहा। अमेंडा ने हमारे बेटे को अपनी तरफ खींचा और उसके एक्सप्रेशन डार्क होते देख उसने मेरी तरफ इशारा किया और डांटा, तुम हमारे मसलों का गुस्सा उस पर निकाल रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है? वो सिर्फ 4 साल का है। मैं उस पर गुस्सा नहीं निकाल रहा हूं, मैं बस फैक्ट्स बता रहा हूं। शायद ये देखकर कि मेरा एटीट्यूड पहले से अलग था, अमांडा ने एक ठंडी सांस भरी। मैंने तुमसे कहा था कि आज की न्यूज को दिल पर मत लेना, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। मैंने फोन पर भी कहा था कि वापस आकर मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैंने सिर हिलाया और शांति से जवाब दिया, ठीक है, एक्सप्लेन करो, मैं सुन रहा हूं। सेबेस्टियन और मैं साथ पले बड़े हैं। उसका हाल ही में डिवोर्स हुआ है और वो देश वापस आया है। एक दोस्त के तौर पर मुझे चिंता थी कि शायद वो एक बैड स्टेट ऑफ माइंड में हो, इसलिए मैंने उसके साथ ज्यादा वक्त बिताया। ये कोई हद पार करना तो नहीं है ना? इसके अलावा आज उसका बर्थडे था। एंड्रू और मैं बस उसके साथ दिन भर के लिए अम्यूजमेंट पार्क गए थे। क्या ये वाकई ऐसी बात है जिस पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत है? फिर आज की न्यूज का क्या? मैंने पूछा। तुम इसे कैसे हैंडल करने का प्लान कर रही हो? जब से हमारी शादी हुई है तुम कभी मीडिया के सामने नहीं आई हो। पब्लिक नहीं जानती कि तुम कैसी दिखती हो। मेरा प्लान है कि इस न्यूज को ठंडा होने दिया जाए। कुछ पैसे खर्च करके इसे ट्रेंडिंग लिस्ट से हटवा दूंगी। कुछ देर बाद हम कोई दूसरी एंटरटेनमेंट न्यूज आगे कर देंगे। नेटिजन्स चंचल होते हैं, उन्हें नॉवेल्टी पसंद है। उनका ध्यान जल्दी ही शिफ्ट हो जाएगा और कोई भी इतनी छोटी बात याद नहीं रखेगा। अमेंडा मुझसे प्यार नहीं करती थी, मैं ये हमेशा से जानता था। इन पिछले सालों में मैंने सिर्फ अपनी रेकलेस परसिस्टेंस का सहारा लिया था, इस बेवकूफाना उम्मीद में कि शायद मैं उसके पत्थर जैसे दिल को पिघला सकूं। मगर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी नज़र में मैं इतना इनसिग्निफिकेंट था। मेरी अपनी पत्नी और बेटा किसी और मर्द के साथ ट्रेंडिंग पर हैं और उन्हें अ फैमिली ऑफ 3 कहा जा रहा है। उसकी नज़र में मैं तो अपनी राय देने के भी क्वालिफाइड नहीं था। वास्तव में मुझसे ये उम्मीद की जा रही थी कि मैं उसके साथ सहयोग करूं और मौन रूप से पूरी दुनिया को ये मान लेने दूं कि सेबेस्टियन उसका पति था। शायद उसके लिए मुझसे ये सब समझाने का धैर्य दिखाना ही मेरे लिए पर्याप्त सम्मान की बात थी। मेरी तरफ से कोई भी और असंतोष का अर्थ बस ये होता कि मैं अतार्किक संगत हो रहा हूं। पर एक नेक और आज्ञाकारी पति बने रहने का मेरा समय समाप्त हो चुका था। आज मैं और समझदार नहीं बने रहना चाहता था। वास्तव में इसका एक बेहतर समाधान है। क्या तुम इसे सुनना चाहती हो? मैंने अपना सर झुकाया और उसकी तरफ देखा। बोलो, उसने ठंडे लहजे में कहा। हम डिवोर्स ले लेते हैं। मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम तुरंत सेबेस्टियन से शादी कर लो। इस तरह तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता कानूनी बन जाएगा। बाहर वालों को पता नहीं चलेगा कि ये दूसरी शादी है। तब से तुम तीनों का एक असली परिवार होगा जो मीडिया के सामने खुलकर आ सकेगा। मैंने पूरी गंभीरता से बात की। तो क्या ये तुम्हारे प्लान से ज्यादा बेहतर नहीं है? अमेंडा का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। क्रोध दिखाने की भी एक सीमा होती है। तुम्हें पता है मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है, इसलिए मैं कोई गुस्सा नहीं दिखा रहा हूं। डिवोर्स का प्रस्ताव गंभीर है।
अमांडा कुछ बोलने ही वाली थी कि एंड्रियो ने अचानक एक तरफ से चिल्लाया, डिवोर्स ही सही है, ताकि अंकल सेबेस्टियन मेरे पापा बन सकें। अंकल सेबेस्टियन ने एक बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, वो सब कुछ जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, और वो मेरी होमवर्क में मेरी मदद कर सकते हैं। वो ही मेरे पापा बनने के योग्य हैं। मैंने अपने मन में सोचा, मैंने भी इस देश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। तुम्हारे पास मुझसे बात करने तक का धैर्य नहीं है, तो तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मुझे एस्ट्रोनॉमी या ज्योग्राफी नहीं पता, या मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकता? रहने दो। जब मैंने पहले ही जाने का फैसला कर लिया था, तो ये सब समझाने का कोई प्रयोजन नहीं था। मैं मुस्कुराया। ठीक है, मुझे भी लगता है कि वो तुम्हारे पिता बनने के लिए ज्यादा योग्य हैं। मैं तुम सबके एक सुखी जीवन की कामना करता हूँ। एलेक्स, अमेंडा का चेहरा काला पड़ गया। अगर तुमने ये सब जारी रखा तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैंने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा और खुद पर संदेह करने लगा। जिस स्त्री से मैंने इतने वर्षों तक प्रेम किया था, ऐसा लगा कि शायद मैं उसे कभी वास्तव में समझ ही नहीं पाया था। शायद जब भी बात सेबेस्टियन की आती थी, वो अपने सारे सिद्धांत और तर्क खो देती थी। अमेंडा, हाँ, मैंने उसे उसके पूरे नाम से पुकारा। तुम्हारे पास एक प्रोफेशनल लीगल टीम है। डिवोर्स अग्रीमेंट उन पर छोड़ दो। इस बारे में ध्यान से सोचो। डिवोर्स वास्तव में अभी तुम्हारे लिए सबसे फायदेमंद विकल्प है ना? ये समाचार की समस्या को सुलझा देगा और तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहती हो, अपने जीवन के प्रेम से शादी करना। तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा पुत्र भी उसे ज्यादा पसंद करते हैं। एक कदम से कई लाभ, क्या ये अच्छा नहीं है? अमांडा हान खड़ी हो गई। तुम क्रोध में बोल रहे हो। मैं तुम्हारे संयम की कमी को समझती हूँ। जब तुम शांत हो जाओ तो फिर से बात करते हैं। इतना कहकर उसने एंड्रयू का हाथ पकड़ा और चली गई। जहां तक ट्रेंडिंग न्यूज की बात थी, वो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ट्रेंडिंग टॉपिक बिना किसी ध्वनि के गायब हो गया। हान ग्रुप की सीईओ के 3 सदस्यीय परिवार के साथ बाहर जाने का समाचार जल्द ही ठंडा पड़ गया। शुरू से अंत तक ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट ने एक शब्द भी नहीं कहा। शामिल सभी पक्षों का मौन रहा, पर सभी को पता था, अस्वीकार न करना ही स्वीकारोक्ति थी, जिसका अर्थ था कि हान ग्रुप ने प्रभावी रूप से उस नाम मात्र के तीनों के परिवार को स्वीकार कर लिया था। तब तक मुझे कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस नहीं हो रही थी। मैं बस शांति से अमेंडा के डिवोर्स अग्रीमेंट की प्रतीक्षा करने लगा। पर 3 दिन गुजर गए और उसकी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। जब मैंने कॉल किया तो हमेशा उसके असिस्टेंट ने ही उठाया। एकदम प्रोफेशनल लहजे में उन्होंने मुझसे कहा, सर, प्रेसिडेंट हान अभी कॉल लेने के लिए उपलब्ध नहीं है। वो कब फ्री होगी इस बारे में मुझे पता नहीं है। चौथे दिन तक भी मेरी अमेंडा हैन से बात नहीं हो सकी। मैंने उसे सीधा एक टेक्स्ट भेजा, अगर मैंने जल्दी डिवोर्स अग्रीमेंट नहीं देखा तो मैं तुम्हारे पति के नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उसका कॉल तुरंत वापस आया, मेरे काम से घर लौटने के बाद बात करते हैं। उस शाम अमेंडा फिर भी डिवोर्स अग्रीमेंट लेकर नहीं आई। उसे लग रहा था कि मैं सिर्फ नखरे दिखा रहा हूं। बेचैन लहजे में उसने कहा, यह मामला पहले ही खत्म हो चुका है, तमाशा करना बंद करो। मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा। तुम साफ तौर पर सेबेस्टियन को पसंद करती हो। तुम मुझसे डिवोर्स लेकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? अगर मैं उसके देश वापस आते ही तुम्हें डिवोर्स दे दूं, तो हमारे सर्कल के लोग उसके बारे में क्या कहेंगे? ओह, मैं अचानक समझ गया। तो तुम नहीं चाहती कि उस पर घर तोड़ने वाले की बुरी रेपुटेशन का बोझ आए। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैंने बात जारी रखी। पर ये मेरी फिक्र नहीं है। मैं अभी सिर्फ डिवोर्स चाहता हूं। उसकी रेपुटेशन अच्छी हो या बुरी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जिद की भी एक हद होती है, अमेंडा ने ठंडे लहजे में कहा। एक बार जब मैं सच में डिवोर्स के लिए मान गई, तो पछतावे की कोई जगह नहीं बचेगी। अमेंडा, मुझे ये एक बार फिर कहने दो, मैं नखरे नहीं दिखा रहा हूं। अगर मुझे आज रात 9 बजे से पहले डिवोर्स अग्रीमेंट नहीं मिला, तो मैं बड़े मीडिया आउटलेट्स के साथ अकाउंट्स रजिस्टर करूंगा और पब्लिक में ऐलान करूंगा कि मैं लीगल हस्बैंड हूं और सेबेस्टियन सिर्फ दूसरे की शादी तोड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो गुस्से में भड़की। मैं अभी कॉल करती हूँ और लॉयर से कहकर अग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाती हूँ और उसे तुरंत भेजती हूँ। बाद में पछताना मत। तो जल्दी करो, मैंने जोर दिया। एंड्रू मेरा बच्चा है, मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगी, उसने आगे कहा। वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता। अगर मैं उसे चाहता भी तो वो मेरे साथ नहीं आता, मैंने कड़वाहट के साथ अपना मजाक उड़ाते हुए कहा। चैप्टर 7। 2 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद लॉयर सच में अग्रीमेंट लेकर दरवाजे पर आ गया। मैंने उस पर एक नजर डाली। एंड्रयू की कस्टडी अमेंडा को दी गई थी और मुझे विजिटेशन राइट्स दिए गए थे। जिस बात ने मुझे हैरान किया वो ये थी कि अमेंडा मेरे लिए काफी उदार दिल थी। जब हमारी शादी हुई थी तब उसके पेरेंट्स के कहने पर हमने एक प्री नेप्चुअल अग्रीमेंट साइन किया था। हाँ, फैमिली की एसेट से मेरा कोई लेना देना नहीं था,
मैंने पहले ही खुद को खाली हाथ जाने के लिए तैयार कर लिया था। फिर भी अमांडा ने मेरे लिए प्रॉपर्टी का एक हिस्सा रखा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने पेन उठाया और तुरंत अपना नाम साइन कर दिया। उसने उदार दिली दिखाते हुए मुझे वो मैरिटल होम भी दे दिया, जहां हम रह रहे थे। तो अग्रीमेंट साइन करने के बाद मैंने उससे कहा, कल हम रजिस्टर करने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे। अब तुम जा सकती हो। जिस वक्त उसने दरवाजा बंद किया, अमांडा ने सख्त चेहरे के साथ कहा, मैं तुम्हारी जिद पूरी नहीं करूंगी। तुम्हें अपनी फालतू बातों की कीमत चुकानी चाहिए। अब भी उसे पूरा यकीन था कि डिवोर्स के लिए मेरा जोर देना सिर्फ एक नखरा था। वो अब भी मुझे धमका रही थी, इस बात पर जोर देते हुए कि अगर मैंने ये जारी रखा तो सच में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि एक बार जब मैंने डिवोर्स का फैसला कर लिया था, तो मेरा कभी वापस लौटने का इरादा नहीं था। अगले दिन हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए और रजिस्ट्रेशन पूरी की। उसके बाद पूरे 1 महीने तक अमांडा और मैं फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिले। वीकेंड पर हमेशा की तरह मैं एंड्रू को लेने गया। उसने मुझसे पूछा, क्या आप सच में मॉम को डिवोर्स देने जा रहे हैं? मैंने सर हिलाया। उसके चेहरे की खुशी छुपाना नामुमकिन था और मुझे अब उसकी नफरत से दुख नहीं होता था। मेरे बेटे ने मुझसे ऐसे लहजे में बात की जैसे वो मुझ पर एहसान कर रहा हो। आप मुझसे मिलने आ सकते हैं फ्यूचर में, पर ज्यादा बार नहीं। महीने में एक बार काफी है, वरना मुझे डर है कि अंकल सेबेस्टियन खुश नहीं होंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जो होता है होने दो। जहां तक मेरे इस बेटे की बात थी, मैंने पहले ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मैंने इस बात को मान लिया था और इस सच को स्वीकार कर लिया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता था। 1 महीने बाद अमांडा और मैं फिर से सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिले। एक बार जब मेरे हाथ में डिवोर्स सर्टिफिकेट आ गया, मैं बिना पीछे मुड़े चला गया। चैप्टर 8। मैंने एक और महीना जल्दी से बिताया, मेरे पास मौजूद रियल एस्टेट को संभालते हुए। वो सारे घर और दुकानें जो अमांडा ने मुझे दी थी, मैंने एक एक करके सब बेच दी। उस घर को मिलाकर जिसमें हम 5 साल से रह रहे थे। निकलने से एक रात पहले मैंने पुराने घर पर फोन किया और एंड्रू को बताया कि मैं अगले दिन उससे मिलने आऊंगा। आखिरकार एक बार जब मैं इस बार चला गया, तो शायद हम लंबे समय तक एक दूसरे से न मिल पाए। एंड्रू ने बेचैनी से जवाब दिया, मेरे पास कल वक्त नहीं है। अंकल सेबेस्टियन मुझे स्विमिंग के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है फिर, गुड बाय। एंड्रू, फ्यूचर में अच्छे से बड़े होना, मैंने कहा और फोन रख दिया। अगले दिन मैं दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। मेरा होम टाउन दक्षिण में एक छोटा सा शहर था। वो कोर्टयार्ड जिसमें मैं बचपन में रहता था, अभी भी वहां था। जब से मेरे माता पिता का निधन हुआ था, ये बिल्कुल सुनसान पड़ा था। मैंने एक रेनोवेशन टीम बुलाई और पूरे कोर्टयार्ड को अंदर से बाहर तक रेनोवेट करवाया। मैंने सामने वाले यार्ड में फूल लगाने का प्लान किया और पीछे वाले यार्ड को सब्जियों के बगीचे में बदलने का। जब रेनोवेशन शुरू हुआ, मैंने एक अकाउंट रजिस्टर किया ऑनलाइन इस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए। फ्यूचर में मैंने एक सेल्फ मीडिया कंटेंट क्रिएटर बनने का प्लान किया, अपनी पास्टोरल लाइफ को रिकॉर्ड करते हुए। फूल लगाना, सब्जियां उगाना, हर रोज खाना बनाना, यही वो जिंदगी थी जिसकी मैंने हमेशा इच्छा की थी। लेकिन पहले अमांडा के साथ रहते हुए ऐसी जिंदगी नामुमकिन थी। मैं सिर्फ उस इच्छा को अपने दिल में गहरा दबा सकता था। अब अपने दिन व्यस्तता में बिताते हुए, अपने खुद के छोटे से कोर्टयार्ड में काम करते हुए, मेरा दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का और आजाद महसूस कर रहा था। मैंने एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर शुरुआत की, बस एक कोशिश करने के माइंडसेट के साथ। और शुरुआत में मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अचानक से सिर्फ पूरे रेनोवेशन प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने वाली वीडियो पर ही 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए, 1 लाख से ज्यादा लाइक्स के साथ। सिर्फ 3 महीनों में मेरे अकाउंट पर पहले ही 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। ये मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। एक अनोखी खुशी। जैसे जैसे मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा, सामने वाले यार्ड के ज्यादातर पौधों ने अपने पत्ते गिरा दिए। सिर्फ खाली टहनियां रह गई। उस दिन जब मैं यार्ड में घूम रहा था, ये सोचते हुए कि कौन से एवरग्रीन प्लांट्स यहाँ और लगाए जाएं ताकि इस जगह में थोड़ी जान आ सके, मेरा फोन बजा। वो पुलिस थी। एलेक्स, तुम्हारा भांजा मिल गया है। चैप्टर 9। जिस पल मैंने पुलिस स्टेशन में उस छोटे लड़के को देखा, मुझे तुरंत यकीन हो गया कि वो मेरा भांजा है, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन जैसा दिखता था और साथ ही साथ बिल्कुल मेरे जैसा। पुलिस के पास अभी भी मेरी बहन और ब्रदर इन लॉ के डीएनए रिकॉर्ड्स फाइल में थे। ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि उन्होंने पहले ही कंपैरिजन कर लिया था। वो सच में उनका बेटा था। मैंने उस छोटे लड़के को जोर से अपने गले लगा लिया। वो दुबला और छोटा सा था। साफ तौर पर एंड्रू से 1 साल बड़ा होने के बावजूद वो उससे छोटा दिख रहा था। वो मेरी बाहों में भी बहुत हल्का था, एक बेचारे नन्हे किटन की तरह। वैले, तुम्हारा छोटा अंकल हूं। मैंने अपना चेहरा उसकी गर्दन के मोड़ में छुपा लिया और बारिश की तरह रोया। उस वक्त मेरी मॉम वैले को अपनी बाहों में लिए सड़क पर चल रही थी। एक वैन अचानक उनके पास रुकी। कोई तेजी से बाहर निकला, मेरी मॉम की बाहों से बच्चा छीना, वापस गाड़ी में कूदा और एक पल में वो निकल गई। वैले को जबरदस्ती ले जाया गया था।
मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरे देश में अपने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। जब भी किसी मिसिंग बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिलती, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो तुरंत वहां भागते। एक बार उन्होंने एक ऑनलाइन यूजर की दी हुई फोटो देखी। उसमें लड़का बिल्कुल वैले जैसा दिख रहा था। वो वहां पहुंचने के लिए तेज बारिश और तूफान में गाड़ी चलाकर गए, लेकिन रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जब से वैले को ले जाया गया था, मेरी मॉम गिल्ट में डूबी हुई थी। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और आखिरकार वो बिस्तर पर पड़ गई। उस वक्त एंड्रू सिर्फ आधे साल का था और उसने अभी दूध पीना छोड़ा ही था। उसकी ग्रैंडमदर ने कई बार सुझाव दिया कि एंड्रू को पुराने घर वापस ले जाया जाए और वो खुद उसकी परवरिश करें। मैंने हर बार मना कर दिया। बाद में मेरे पास एंड्रू को उनकी देखभाल में सौंपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने होम टाउन वापस आ गया और वैले की खबर का इंतजार करते हुए अपनी मॉम की देखभाल करने लगा। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि पुलिस ने कहा उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप का पता लगा लिया है। उन्होंने बोट से ओवरसीज भागने की कोशिश की थी। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो गन फाइट शुरू हो गई। ट्रैफिकर्स को ले जाने वाली बोट किसी तरह एक्सप्लोड हो गई। बोट पर मौजूद हर कोई, न सिर्फ ट्रैफिकर्स बल्कि वो बहुत से बच्चे भी जिन्हें उन्होंने किडनैप किया था और ओवरसीज बेचने का प्लान था, समुद्र में दफन हो गए। पुलिस ने कहा तुम्हारा नेफ्यू शायद उसी बोट पर था और शायद। मेरी मॉम जो पहले से ही कमजोर हेल्थ में थी, ये खबर सुनते ही मौके पर बेहोश हो गई। 2 दिन बाद उनका निधन हो गया। घर के मामले संभालने के बाद मैंने कोर्टयार्ड का गेट लॉक किया और अकेला नॉर्थ की तरफ निकल गया। जब मैं हान फैमिली के पुराने घर वापस लौटा और एंड्रू को वापस लेने की कोशिश की तो उसकी ग्रैंडमदर ने मना कर दिया। एंड्रू अब मुझे नहीं पहचानता था। जिस पल मैंने उसे पकड़ा वो रोने लगा। मेरे सारे रिश्तेदार चले गए थे। उस वक्त इस दुनिया में वो अकेला इंसान बचा था जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता था। मैं उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था और नहीं चाहता था कि उसे जरा सी भी तकलीफ हो। जब उसने मुझे उसे पकड़ने से मना कर दिया तो मैं उसे मेरे साथ जाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। बाद में जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और उसमें अपनी समझ आई, वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगा। चैप्टर 10। पुलिस ने बताया कि वैले की परवरिश कंट्री साइड में रहने वाले एक बुजुर्ग स्कैवेंजर ने की थी। पास के गांव वालों ने कहा कि उस बुजुर्ग इंसान को वो उस वक्त सड़क के किनारे मिला था। उस वक्त उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था और वो मुश्किल से जिंदा था। बुजुर्ग इंसान उसे इलाज के लिए एक छोटे क्लिनिक ले गए, शॉट्स और दवाई दिलाई। धीरे धीरे वो ठीक हो गया। क्योंकि वो अभी स्कूल जाने की उम्र तक नहीं पहुंचा था और बुजुर्ग इंसान की समझ लिमिटेड थी, वैले को कभी हाउस होल्ड सिस्टम में रजिस्टर नहीं किया गया। इन सारे सालों में हर दिन वैले स्क्रैप जमा करने के लिए उस इंसान के पीछे जाता था जिसे वो ग्रैंड माँ कहता था। अभी हाल ही में जब उस बुजुर्ग इंसान का निधन हो गया तब विलेज कमेटी ने वैले को पुलिस स्टेशन भेजा। तभी उसकी शिनाख्त का पता चला। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जब मैंने उस नन्हे बच्चे से कहा हमारा वैले पहले ही वो सारी तकलीफें सह चुका है जो ये जिंदगी उस पर डाल सकती थी। अब से सब कुछ ठीक से चलेगा। मेरे ब्रदर इन लॉ अकेली संतान थे। उनके पेरेंट्स भी पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक गुजर गए थे। अब मैं इस संसार में वैले का अकेला जीवित संबंधी था। पुलिस स्टेशन में प्रोसीजर्स पूरे करने के बाद मैं वैले का लीगल गार्डियन बन गया। मैं वैले को घर ले गया, उसे नहलाया और उसे गर्म कपड़े पहनाए। उसके छोटे हाथ ठंड की वजह से लाल और सूजे हुए थे। मैंने ध्यान से उन पर मेडिसिन लगाई। छोटा लड़का बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला था। भले ही दर्द हो रहा था, उसने बिना कोई स्वर किए उसे सहा। वैले अंकल, अब तुम्हारा अकेला परिवार है। तुम्हारे बड़े होने तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब से ये तुम्हारा घर है। छोटे लड़के ने अपनी आंखें झपकाते हुए मेरी तरफ देखा। पुलिस अंकल ने कहा कि आप मेरी मॉम के छोटे भाई हो, क्या ये सच है? मैं मुस्कुराया। बिल्कुल। क्या तुमने नोटिस नहीं किया, हम बहुत एक जैसे दिखते हैं? मैंने एक छोटा मिरर उठाया और रिफ्लेक्शन में हमारे एक साथ टिके हुए सिरों की तरफ इशारा किया। देखो, क्या हमारी आंखें बिल्कुल एक जैसी नहीं है? छोटे लड़के ने अपनी चमकती आंखों के साथ सर हिलाया। क्या तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारे डैड कैसे दिखते हैं? मैंने पूछा। छोटे लड़के ने जोर से सर हिलाया। मैं फैमिली फोटो एल्बम्स लाया और उसके साथ एक एक पेज पलटने लगा। ये तुम्हारे डैड हैं जब वो छोटे थे। ये तुम्हारे डैड अंकल के साथ हैं। ये तुम्हारे डैड कॉलेज में हैं। छोटा लड़का ध्यान से सुन रहा था। एल्बम खत्म करने के बाद वो अचानक मुड़ा और मुझे जोर से गले लगा लिया। अंकल, क्या आप हमेशा वैले के साथ रहोगे? जो कुछ भी उसने झेला था उसकी वजह से वैले बहुत इनसिक्योर था और छोड़े जाने से डरा हुआ था। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठा और गंभीरता से कहा, मैं रहूंगा। अंकल वैले के साथ साथ बड़े होंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब भी हम अलग नहीं होंगे, छोटे लड़के ने कहा। मैं मुस्कुराया। ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब भी हम अलग नहीं होंगे। चैप्टर 11।
वेले बहुत समझदार बच्चा है। इतनी कम उम्र में वो घर के काम करने में पहले ही माहिर है। अगर थोड़ा सा पानी फ्लोर पर गिरता है तो वो तुरंत एक रैग लेता है और उसे साफ कर देता है। जब मैं खाना बनाता हूं तो वो मेरे पास खड़े होने की हट करता है और वेजिटेबल्स चुनने और धोने में मदद करता है। खाने के बाद वो हमेशा टेबल साफ करने के लिए भागता है। पहले जब मैं एंड्रयू के दांतों में कैविटीज होने की चिंता करता था, तब मैं उसके लिए खुद पियर सिरप कैंडी बनाता था, लेकिन वो अक्सर उसे घृणा से देखता था। अब जब मैं वैले के लिए पियर सिरप कैंडी बनाता हूं, तो छोटा लड़का उसे तब तक खाता है जब तक उसकी आंखें खुशी से बंद नहीं हो जाती। अंकल, आप जो कैंडी बनाते हैं वो बहुत स्वादिष्ट है। ये पूरी दुनिया की सबसे अच्छी कैंडी है। बच्चा बहुत प्यारी बातें करता है। उसकी मुस्कुराहट मेरे सारे दुख मिटा सकती है। मैंने टाउन के किंडरगार्टन से कांटेक्ट किया और वैले का एडमिशन करवा दिया। वो इस साल 5 साल का है और पहले कभी किंडरगार्टन नहीं गया। जिस दिन मैंने उसे वहां भेजा, उसकी आंखों में आंसू भरे थे और वो हर कदम पर पीछे मुड़कर देख रहा था। जब हम गेट पर पहुंचे, तब भी वो अचानक मुड़ा और एक छोटे कैनन बॉल की तरह मेरी बाहों में आ गिरा। अंकल, आज आप मुझे लेने आओगे ना? उसने आंसू रोकते हुए मुंह बनाया और उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपने राइट हैंड की 3 उंगलियां उठाईं। अंकल वचन देते हैं कि मैं आज दोपहर को वैले को लेने निश्चित रूप से आऊंगा। अगर मैं नहीं आया तो मुझे बड़ा बुरा भेड़िया ले जाएगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि अंकल को कोई ले जाए। छोटा लड़का फिर से रोने लगा। उसे मनाने में बहुत समय लगा, इससे पहले कि मैं उसे अंत में किंडरगार्टन के अंदर भेज पाया। दोपहर में टीचर ने मुझे मैसेज किया कि नैप टाइम के दौरान वेल फिर रो पड़ा था और कह रहा था कि उसे अपने अंकल की याद आ रही है। शाम में डिसमिसल टाइम आने से पहले ही मैं किंडरगार्टन के गेट पर इंतजार कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा छोटा बेटा 1 मिनट भी एक्स्ट्रा इंतजार करे। लगभग 1 हफ्ते की एडजस्टमेंट के बाद वेल को आखिर किंडरगार्टन की आदत हो गई। हमारी जिंदगी धीरे धीरे शांत होने लगी। उस दिन वेल और मैं घर पर डो से छोटे जानवरों के शेप वाले बंस बना रहे थे। जब उसने मेरी नाक पर लगा हुआ फ्लावर देखा तो वो इतना हंसा कि लगभग गिर ही गया। तभी फ्रंट यार्ड के गेट की डोरबेल बजी। मैं दरवाजा खोलने उठा और वेल मेरे पीछे उछलता हुआ आ रहा था। जैसे ही मैंने एंट्रेंस पर खड़े 2 लोगों को देखा, एक बड़ा और एक छोटा, मैं जम गया। अमांडा ने ऐसी आवाज में कहा जैसे वो पिटना मांग रही हो, तुम्हारा टैंट्रम खत्म हो गया हो तो जल्दी से अपना सामान पैक करो और मेरे साथ वापस चलो। उसका घमंडी और खुद पर यकीन भरा अंदाज देखकर मुझे गुस्से में हंसी आ गई। अमांडा, तुम्हें याद दिला दूं, हमारा डिवोर्स हुए लगभग आधा साल हो चुका है। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा। मुझे पता है, तुम जिद में मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम इंतजार कर रहे थे कि मैं खुद आकर तुम्हें वापस ले जाऊं। अब जब मैं आ गई हूं तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना वो मुझे धक्का देकर आगे निकल गई और खुद ही यार्ड में अंदर चली गई। वो इधर उधर देखते हुए नफरत से जुबान चटा रही थी। ये यार्ड बहुत छोटा है, क्या ये 50 स्क्वायर मीटर भी है? वैसे भी तुम्हें फूल उगाना पसंद है। जब हम वापस जाएंगे तो वेस्ट गार्डन वाली विला में शिफ्ट हो जाएंगे। वहां आगे और पीछे दोनों तरफ 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा गार्डन स्पेस है। तुम्हारे खेलने कूदने के लिए काफी जगह होगी। अमांडा, मैंने चीख कर कहा, क्या तुम इंसानों की भाषा समझ सकती हो? हमारा डिवोर्स हो चुका है। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरी घर से दफा हो जाओ। अमांडा ने भय से कोड़ी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पास खड़े एंड्रयू ने बोलना शुरू कर दिया। इतनी छोटी उम्र में भी उसके चेहरे पर वही पहचाना हुआ नाखुश एक्सप्रेशन था। डैड, मॉम और मैं खुद आपको लेने आए हैं, फिर आपको किस बात की नाराजगी हो सकती है? वेल, जो पूरे वक्त मेरे पास खड़ा था, किसी को मुझे डैड बुलाते सुनते ही तुरंत तन गया और मेरी उंगली कसकर पकड़ ली। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। ये कौन है? एंड्रयू ने जोर से पूछा। एंड्रयू की तीखी नजर से वेल का शरीर कांप गया। मेरा दिल दुख गया और मैंने जल्दी से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुमने उसे डरा दिया, मैंने नाखुशी से कहा। आमतौर पर शांत और खुद को कंट्रोल में रखने वाला एंड्रयू अचानक जलते पटाखे की तरह फट पड़ा। लाल आंखों के साथ वो दौड़कर आया और वेल को मेरी बाहों से खींचने की कोशिश करने लगा। मैं उसके हाथ से बच गया, लेकिन वो मान नहीं रहा था। ये छोटा ब्राट कौन है? आपको इसे पकड़ने की इजाजत नहीं है। इसे नीचे उतारो। अमांडा मुश्किल से उसे रोक पा रही थी। मैंने दोनों से ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अमांडा अपने बेटे को खींचकर यार्ड गेट तक ले गई, फिर पलटकर मुझसे बोली, हम इंटरसेक्शन वाले होटल में रुक रहे हैं। हम सिर्फ 3 दिन यहां रहेंगे और फिर चले जाएंगे। इन 3 दिनों में तुम कभी भी हमसे मिलने आ सकते हो। अगर ये मौका चूक गए तो हमें दोष मत देना। जैसे ही वो लोग गए, मैंने यार्ड गेट लॉक कर दिया। अंकल, वो लोग कौन थे? वेल ने सावधानी से पूछा। वो मेरी फॉर्मर वाइफ और मेरा बेटा था, लेकिन अब मेरा डिवोर्स हो चुका है और मेरा बेटा अब मेरे साथ नहीं रहेगा, मैंने धैर्य से समझाया। क्या आप उस आंटी के साथ वापस जाएंगे? नहीं,
उस माँ और बेटे के घमंडी रवैये के बारे में सोचते हुए और अमांडा के बिल्कुल पक्के विश्वास वाले लहजे के बारे में सोचते हुए मेरा मन किया कि मैं अपने पुराने खुद को कुछ थप्पड़ मारूं। मेरी ही गलती थी कि मैं इतना बड़ा सिंप था, उसे इतना सर पर बिठा रखा था कि वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई। उसे पूरा विश्वास था कि मैं उसे दिलो जान से चाहता हूं, कि मैं इस जीवन में उसे कभी नहीं छोड़ सकता। डिवोर्स के बाद भी वो अभी भी सोच रही थी कि मैं भाव खा रहा हूं, आगे बढ़ने के लिए पीछे हट रहा हूं। सच कहूं तो मैं अमांडा को इतना घमंडी होने के लिए ब्लेम भी नहीं कर सकता। जो कुछ भी मैंने पहले किया उस पर नजर डालते हुए मैं सच में ऐसा एक्ट करता था जैसे मुझ पर कोई जादू हो गया हो, एक चैंपियनशिप लेवल सिंप की तरह। चैप्टर 13। अमांडा मुझसे 2 साल बड़ी थी, मेरी सीनियर थी। पहली बार हम इसलिए मिले क्योंकि उसने न्याय के लिए कदम उठाया था। उस दिन मैंने डॉम बिल्डिंग के नीचे एक छोटे से कन्वीनियंस स्टोर से एक तरबूज खरीदा था। जब मैंने अपने कमरे में वापस आकर उसे काटा तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल कच्चा था। गुस्से में मैं कटा हुआ तरबूज लेकर क्लर्क से बात करने वापस गया। दुर्भाग्य से मैं अपने साथ रिसीट नहीं ले गया था। ये देखते हुए कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्लर्क ने साफ मना कर दिया। उसने तरबूज को हाथ तक नहीं लगाया और जोर देने लगा कि ये उसकी दुकान से नहीं खरीदा गया था। उसने मुझसे कहा कि इसे जल्दी यहां से ले जाओ और उसके बिजनेस में दखल देना बंद करो। मैंने कभी किसी इतने अजीब इंसान का सामना नहीं किया था। मैं इतना परेशान था कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अमांदा, जो पास ही पेमेंट के लिए वेट कर रही थी, वो ये सब और नहीं सह सकती थी। उसने सड़क के उस पार इशारा किया और कहा कि वहां की कंप्यूटर रिपेयर शॉप उसका क्लासमेट चलाता है और एंट्रेंस पर लगा कैमरा कन्वीनियंस स्टोर के काउंटर को कैप्चर करता है। मैं अपने क्लासमेट से कहकर फुटेज चेक करवाऊंगी, उसने कहा। हम देखेंगे कि क्या 10 मिनट पहले ये स्टूडेंट यहां से तरबूज लेकर बाहर निकला था। क्या इससे बात खत्म नहीं हो जाएगी? शायद मुझे गलत याद था। क्लर्क ने तुरंत अपने सुर बदल लिए। रोज इतने सारे कस्टमर्स होते हैं, मैं सबको कैसे याद रख सकता हूं, है ना? आखिर में मैंने कामयाबी से तरबूज बदल लिया। स्टोर से निकलने के बाद मैं अमांडा का शुक्रिया अदा करने के लिए जल्दी से गया। क्या वो कंप्यूटर रिपेयर शॉप सच में आपका क्लासमेट चलाता है? मैंने थोड़ा पूछताछ करने का मौका लेते हुए पूछा। क्या आप कंप्यूटर साइंस मेजर हैं, सीनियर? नहीं, वो हल्के से हंसी। मैं फाइनेंस में हूं, लेकिन वो दुकान सच में मेरे एक दोस्त की है और दरवाजे पर एक कैमरा भी है। सिर्फ इतना है कि वो दिखावे के लिए है और सदियों पहले टूट चुका है। मैं उसे बेवकूफ बना रही थी। उसकी स्माइल हल्की सी थी, जो मुश्किल से 1 सेकंड रही होगी, लेकिन उस पल मैं उस पर फिदा हो गया। बाद में मैंने उसे फिर से एक डिबेट कंपटीशन में देखा। तब मुझे पता चला कि वो हमारी यूनिवर्सिटी की एक स्टैंड आउट फिगर थी। अपनी खूबसूरती और बेहतरीन ग्रेड्स की वजह से बहुत से मेल स्टूडेंट्स उसे पसंद करते थे। मैं खुद बातों में अच्छा नहीं था, इसलिए मैं खास तौर पर उन लोगों को पसंद करता था जो एलोक्वेंट और शार्प टंग्ड होते थे। उस डिबेट में मैंने उसकी शानदार रिटोरिक और जबरदस्त लॉजिकल थिंकिंग देखी। मेरे उसके लिए भावनाएं धीरे धीरे बदल गईं, सिर्फ तारीफ से बदलकर कुछ और हो गईं। क्लासमेट से मुझे पता चला कि उसका पहले से ही कोई पसंदीदा शख्स था। वो उसका बचपन का साथी सेबेस्टियन था, जो हमारे स्कूल का एक बहुत मशहूर हार्ट थ्रॉप भी था। कहा जाता था कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद अमांडा ने सेबेस्टियन की यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेस को एक एक शब्द कॉपी किया था। फिर भी कॉलेज से ग्रेजुएट होने से पहले सेबेस्टियन की कई गर्लफ्रेंड्स बन चुकी थीं। दूसरी तरफ अमांडा ने कभी किसी को डेट नहीं किया था। सब जानते थे कि वो खामोशी से उसका इंतजार कर रही थी और मैं खामोशी से उसे देख रहा था। ग्रेजुएशन के बाद अमांडा ने अपनी फैमिली की ग्रुप कंपनी ज्वाइन कर ली। एक प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट पर उसकी लुक्स, जो टॉप टियर आइडल्स के बराबर थी, ने उसे ऑनलाइन द नेशंस हस्बैंड का निकनेम दिलवा दिया। जिस साल मैंने ग्रेजुएशन की, सेबेस्टियन अपनी फॉरेन गर्लफ्रेंड के साथ ग्रेजुएट स्टडीज के लिए विदेश चला गया। मैंने एक दूसरी टॉप कॉरपोरेशन को ऑफर ठुकरा दिया और तुरंत अपना रेज्यूमे हान ग्रुप में भेज दिया। मैं जानता था कि ये इम्पॉसिबल है, पर मेरा लव सिक और होपलेस रोमांटिक दिमाग पूरी तरह कंट्रोल में था। मैं अमांडा हान के साथ खामोशी से रहने के लिए तैयार था। मैं उसका असिस्टेंट बन गया। हर दिन उसके करीब काम कर पाना मेरे लिए काफी था। सेबेस्टियन के विदेश में शादी होने से एक दिन पहले अमांडा वहां शादी रोकने के लिए गई। वो नाकामयाबी के साथ वापस आई और हद से ज्यादा नशे में थी। उस रात में उसके लिए हैंगओवर सूप बनाने गया और उसने मुझे बेड पर धक्का दे दिया। मैंने कोई विरोध नहीं किया। 1 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। अमांडा को जब पता चला तो उसने कहा कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मैं अच्छी तरह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सेबेस्टियन की शादी ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया था और उसने शादी के ख्याल से ही हार मान ली थी। फिर भी मैं खुश हुए बिना नहीं रह सका। वो मेरी गॉडेस थी, मैं उसे मना करने की हिम्मत कैसे करता। शादी के बाद मैंने अमांडा का दिल जीतने की कोशिश में खुद को पूरी तरह जला दिया, पर मैं नाकाम रहा। मैंने खुद को राख कर दिया और वो फिर भी नहीं बदली। चैप्टर 14। मैंने अमांडा की मुझे 3 दिन देने वाली बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे ये भी उम्मीद थी कि अगर हमें फिर से साथ होना है तो शुरुआत मैं करूं। इस जन्म में वो किसी रिश्ते में मेरे बराबर कभी नहीं खड़ी हो सकेगी। वो उस तरह की पार्टनरशिप नहीं थी जो मुझे चाहिए थी।
तीसरे दिन की शाम को माँ और बेटा फिर से मेरे दरवाजे पर आ गए। एंड्रू ने अपना चेहरा सख्त बना लिया। मॉम खुद तुम्हें घर लेने आई हैं, तुम और क्या चाहते हो? मैं उसके सामने झुका और आराम से समझाया। मेरा और उसका पहले ही डिवोर्स हो चुका है, हम अब साथ नहीं रह सकते। और अगर मुझे सही याद है तो क्या तुम नहीं चाहते थे कि सेबेस्टियन तुम्हारे डैड बने? एंड्रू ने मुंह बनाया। मुझे अब वो पसंद नहीं है। मैंने अमेंडा की तरफ देखा। तुम और सेबेस्टियन साथ नहीं हुए? मुझे लगा तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्या हम बात कर सकते हैं? अमेंडा ने पूछा। मैंने सर हिलाया और उन्हें अंदर आने दिया। इस तरह फंसे रहना कोई सल्यूशन नहीं था। अब सही से बात करने का वक्त था। वो सोफा पर बैठ गए और मैं 2 ग्लास पानी ले आया। अमेंडा ने कमरे में चारों तरफ देखा और नर्म आवाज में कहा, पिछली बार मैंने सही से नहीं सोचा था। वो मेरी गलती थी। असल में यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो। जिस भी जगह तुम रहते हो उसे वार्म और कोजी बना देते हो। तुम्हारे बिना घर ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी सारी गर्माहट खो दी हो। वो ठंडा और खाली हो गया है। अब मुझे घर जाना भी पसंद नहीं है। मुझे ये सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैंने बात वापस पूछी। तुमने दूसरी शादी नहीं की? डिवोर्स के बाद मैं सेबेस्टियन के साथ गई थी। शायद इसलिए क्योंकि हम पहले कभी सच में लवर्स नहीं रहे थे। जब हमने सच में डेट किया तो मुझे एहसास हुआ कि हम बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हैं। यहाँ तक कि डेली हैबिट्स में भी हम बिल्कुल अलग हैं। मेरा स्केड्यूल रेगुलर है। मैं जल्दी सोती हूँ और जल्दी जगती हूँ। उसे देर तक जगना पसंद है। पूरी रात बार्स में पार्टी करना और दिन भर सोना। वो बहुत ज़्यादा सोशेबल है। वो जहाँ भी जाता है दोस्तों से घिरा रहता है। अगर हमारे बीच कोई छोटी सी भी डिसएग्रीमेंट होती तो उसके दोस्त एक के बाद एक मुझसे सवाल करने और उसका साथ देने आ जाते। उसके साथ रहना एग्जॉस्टिंग लगता था। हर दिन मैं थक जाती थी। उसके पास एंड्रू के लिए बिल्कुल पेशेंस नहीं था और वो छोटी छोटी बातों पर उस पर चिल्लाता था। ब्रेकअप से पहले हमने सिर्फ 3 महीने से थोड़ा ज्यादा डेट किया था। एलेक्स, मुझे इसे समझने में देर लगी। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सच तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हैं। मैं मुस्कुराया। नहीं, हम नहीं हैं। पास्ट में चीजें सिर्फ इसीलिए हार्मोनियस लगती थीं क्योंकि मैं तुम्हारे हिसाब से खुद को ढालता रहा। तुम्हें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए बेशक ये कंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन जो हमेशा देने वाला होता है वो भी थक जाता है। अमेंडा ने अपना सर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। तभी वेल ने फ्रिज से एक पियर सिरप लॉलीपॉप निकाली। उसने इसे एंड्रू को पकड़ाई। छोटे भाई, तुम ये ले सकते हो। अंकल ने इसे बनाया है, ये सच में बहुत टेस्टी है। एंड्रू ने एक चिड़चिड़े छोटे सांड की तरह अचानक उछलकर वेल के हाथ से लॉलीपॉप मारकर गिरा दी। किसे जरूरत है तुम्हारे चापलूसी करने की? अगर मुझे चाहिए होगी तो डैड मेरे लिए बहुत सारी बनाएंगे। मैं चलकर वहां गया, फर्श से लॉलीपॉप उठाई और वापस वेल को पकड़ा दी। अगर इसे ये पसंद नहीं है तो तुम्हें इसे देने की जरूरत नहीं है। एंड्रू ने अपने होंठ भींच लिए, दुखी दिखते हुए। डैड, मेरा मतलब आपकी कैंडी गिराना नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस, पास्ट में आपको ये कैंडी पसंद नहीं थी, क्या आपको थी? मैंने उसकी बात काटी। तुमने तो मेरी बनाई हुई कैंडी कचरे में भी फेंक दी थी, लेकिन तुम्हारे भाई को ये बहुत पसंद है। अब से मैं ये सिर्फ उसके लिए बनाऊंगा। एंड्रू के आंसू उसके चेहरे से नीचे गिरने लगे। डैड, क्या अब आप मुझे नहीं चाहते? आप उसके लिए कैंडी क्यों बना रहे हैं? एलेक्स, अमेंडा बोली, मैंने कभी नहीं पूछा ये बच्चा कौन है। पहले मुझे लगा कि ये पड़ोसी का बच्चा है, लेकिन मैंने अभी ध्यान दिया कि घर में बच्चों की स्लीपर्स हैं। क्या ये किसी रिश्तेदार का बच्चा है? ये वेल है, मेरी बड़ी बहन का बेटा। तुम्हारा मतलब है वो बच्चा जो पहले मिसिंग हो गया था? हाँ, पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। मैं उसका अकेला बचा हुआ परिवार हूं। अब से वो मेरे साथ रहेगा। चैप्टर 15। अमेंडा काफी देर तक खामोश रही, जैसे किसी चीज के बारे में फैसला कर रही हो। तुम वेल को हान फैमिली में वापस ला सकते हो, उसने कहा। अब से हम दोनों बच्चों को साथ पालेंगे। मुझे ये नहीं चाहिए, एंड्रू हम पर चिल्लाया। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे घर आए। वेल डर से कांपने लगा और मेरे पीछे छुप गया। मैंने वेल का छोटा हाथ थामा, अपनी नजर से उसे भरोसा देते हुए। फिर मैं वापस उस माँ और बेटे को देखने के लिए मुड़ा। मेरा लहजा सख्त था। वेल का अपना घर है, उसे किसी की जरूरत नहीं है कि कोई उसे खैरात की तरह जगा दे। एलेक्स, मेरा वो मतलब नहीं था, अमेंडा ने घबराहट में कहा। तुम सिर्फ एक बच्चे के साथ यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकते, क्या रह सकते हो? क्यों नहीं, मैंने सुकून से जवाब दिया। ये वो जगह है जहां मैं बड़ा हुआ हूं। ये मेरा घर है और ये वेल का घर भी है। तुमने अभी खुद देखा, तुम्हारा बेटा नहीं चाहता कि वेल तुम्हारे घर जाए, और मैं नहीं चाहता कि वेल किसी और की छत के नीचे रहे और लोगों के चेहरे देखता रहे। किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे एटीट्यूड दिखाने की, अमेंडा ने जोर देते हुए कहा, फिर अपना लहजा नर्म कर लिया। एलेक्स, एंड्रू और मुझे दोनों को तुम्हारी जरूरत है। मैंने अपने सर को मसला। अमेंडा, हमारी मैरिज के दौरान तुमने मेरे साथ ठंडा बर्ताव किया, खुलेआम चीट किया और यहां तक कि मीडिया के सामने सेबेस्टियन को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार किया। उसके साथ कुछ महीने रहने के बाद तुमने फैसला किया कि तुम्हारे बीच बनती नहीं है और मेरे पास वापस आ गई। अभी भी वही घमंड लेकर जैसे तुमने मुझे कोई रास्ता दिया हो और मुझे जल्दी से उसे अपना लेना चाहिए।
मैं सच में जानना चाहता हूं, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? क्या तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी? मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए नैनी बन के वापस नहीं जाना चाहता। तुम कहती हो कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मेरी जरूरत है। सॉरी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारी नजरों में तुम्हारा पति होना मेरे लिए कोई सम्मान की बात थी, है ना? तुम रिकंसिलिएशन के लिए आई हो और मुझसे उम्मीद की जा रही है कि मैं एहसानमंद हो जाऊं और तुरंत अपना सामान पैक करके तुम्हारे साथ वापस चला जाऊं। मैं तुम्हें सच बताता हूं, जब भी मैं उन पिछले कुछ सालों के बारे में सोचता हूं, जब मैं इमोशनली अब्यूज्ड हो रहा था, तो मेरा दिल करता है कि मैं वक्त में पीछे जाऊं और खुद को थप्पड़ मारकर जगाऊं। मैंने पहले कभी अमांडा से इतने कड़वे शब्द नहीं कहे थे। शायद उसकी जिंदगी में ये पहली बार था कि किसी ने उससे इतनी सफाई से और बिना रहम के बात की थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपना सर झुका लिया और काफी देर तक खामोश रही। जब मुझे लगा कि वो गुस्से में चली जाएगी, तब वो बोली, एक ऐसी मिन्नत भरी आवाज में जो मैंने पहले कभी उससे नहीं सुनी थी, मैं बदल जाऊंगी। मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। एलेक्स, पिछले वक्त में मैं समझने में देरी कर दी और तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को कभी नहीं पहचाना। तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत घमंडी थी। तुम्हारे प्यार पर भरोसा करती रही और जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज किया और दुख पहुंचाया। लेकिन मैं एक बात को लेकर यकीन से कह सकती हूँ, तुम्हारे साथ वापस आना इसलिए नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारा ख्याल रखते रहो। जब तुम आसपास नहीं थे, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितनी बुरी तरह याद करती थी। मैं काम के वक्त, खाते वक्त और सोते वक्त तुम्हारे बारे में सोचती थी। मेरे दिमाग में सिर्फ तुम थे। मैं तुम्हें इतना याद करती थी कि सुकून नहीं मिलता था। अगर ये प्यार नहीं है तो फिर क्या है? मैं पहले गलत थी। मैंने तुम्हें निराश किया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बदलने का एक मौका दोगे। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सर हिला दिया। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अमांडा फिर भी बिल्कुल नहीं डगमगाई। एलेक्स, मैं तुम्हें अपनी सिंसेरिटी दिखाऊंगी। अगले ही दिन अमांडा सड़क के उस पार रहने आ गई। उसने मेरे घर के ठीक सामने वाला 2 स्टोरी हाउस खरीद लिया। चैप्टर 16। इसके बाद हर विंटर और समर वेकेशन में अमांडा एंड्रयू को पास ही रहने के लिए ले आती थी। लेकिन मैंने सिर्फ एंड्रयू को ही अपने घर के अंदर आने की इजाजत दी। आखिरकार वो फिर भी मेरा बच्चा था। जहां तक पिछली बातों का सवाल है, मैंने उसे ज्यादा दोष नहीं दिया। वो तब छोटा था और अभी तक उसकी अपनी वैल्यूज नहीं बनी थीं। उसके नाना नानी ने मेरे बारे में उसके सामने कैसी बातें की थीं और कैसे वो उस वजह से मुझसे नफरत करने लगा था, उन चीजों के लिए सिर्फ उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। लेकिन क्योंकि मुझे चोट पहुंची थी, मैं उससे अब पहले की तरह प्यार नहीं कर सकता था। अब उसके लिए जो मैं महसूस करता था, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन था। मैं उसका पिता था। अगर उसे मेरी जरूरत होती तो मैं उसे जरूरी केयर और कंपेनियनशिप देता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने उसे साफ कह दिया था कि तुम्हारे लिए शायद मैं कभी तुम्हें उस तरह प्यार ना कर सकूं जैसे बाकी पिता अपने बच्चों से करते हैं। एंड्रयू समझदारी से मुस्कुराया। मुझे पता है, डैड ने एक वक्त मुझे बहुत प्यार दिया था, लेकिन मैंने वो सब गवा दिया। मुझे नहीं पता था कि उसकी कद्र कैसे करते हैं। आज जो मैं झेल रहा हूं, वो सिर्फ मेरे रिट्रीब्यूशन का ही फल है। जब तक डैड मुझे दूर नहीं भगाते, मैं इतने में ही बहुत खुश हूं। उसके छठे बर्थडे पर मैंने उसके लिए एक केक खरीदा और उसे गले लगाया। कितना अच्छा है। डैड आखिरकार मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। एंड्रू के मुकाबले में अमांडा के साथ कहीं ज्यादा सख्त था। मैंने उसे अपने घर में दोबारा कदम रखने से साफ मना कर दिया था। जब भी एंड्रू मेरे घर खेलने या खाने आता था, वो खामोशी से कोर्टयार्ड के गेट के बाहर इंतजार करती थी। जब एंड्रू खेल कर जाने के लिए तैयार होता, वो उसका हाथ पकड़ती और खामोशी से चली जाती। बाद में उसके लिए मेरी नाराजगी वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म हो गई। एक बार मैंने उससे सुकून से बात की। अब मेरे लिए तुम किसी अनजान से अलग नहीं हो। मैंने इस बारे में अच्छे से सोचा है। जो तब हुआ था, उसका पूरा इल्जाम तुम पर नहीं डाला जा सकता। मैं ही था जो पतंगे की तरह आग की तरफ भागा और अपनी फीलिंग्स का एक तरफा इजहार किया। तुम्हारे पास पूरा हक था जवाब ना देने का। क्या तुम समझ रही हो अमांडा? मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारा इंतजार करना बेकार है। इसे खत्म करो। अमांडा ने इसे कबूल करते हुए स्माइल किया। बिल्कुल, मैं देख सकती हूँ। तुमने बहुत पहले ही मुझसे प्यार करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने देखा है तुम तब कैसे दिखते हो जब किसी से प्यार करते हो। लेकिन अब मैं हूं जो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। जब तक मैं तुम्हें देख सकती हूँ, मैं खुश हूँ। तुम्हारा इंतजार करना अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब मुझे तुम्हारे मुड़कर देखने की उम्मीद भी नहीं है। फ्यूचर में मैं अपने तरीके से इंतजार करूंगी। तुम अपनी जिंदगी जियो। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा उसने कहा था, अमांडा ने खामोशी से इंतजार किया और मुझे कभी परेशान नहीं किया। हर बार जब वो एंड्रू को लेकर आती, वो मुस्कुराकर एक आम पड़ोसी की तरह मुझसे मिलती। इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब वैले 8 साल का हुआ, मुझे प्यार हो गया। उसके बाद छुट्टियों में एंड्रू अकेला आता था। उसके साथ अब उसकी माँ नहीं होती थी।
एंड्रू अब मुझसे पहले से कहीं ज्यादा करीब था। वो हंसा और बोला, मेरी मॉम अब आने की हिम्मत नहीं करती। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें किसी और औरत के साथ खड़ा नहीं देख सकती। उन्हें डर है कि वो अपना कंट्रोल खो देंगी और जोश में कुछ ऐसा कर देंगी जिससे उस औरत को चोट पहुंचे। इसलिए उन्हें ये बर्दाश्त करना होगा। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। चैप्टर 17। जब वैले 9 साल का हुआ मैंने शादी कर ली। शादी पर एंड्रू ने मुझे एक गिफ्ट दिया। उसने कहा उसकी मॉम ने ये देने को कहा है। जब मैंने उसे खोला, मुझे एक मशहूर ट्रैवल एजेंसी से मालदीव्स के लग्जरी कपल्स ट्रिप के 2 इनविटेशन वाउचर्स मिले। मेरी मॉम ने कहा ये आपकी शादी का गिफ्ट है, एंड्रू ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे अचानक याद आया कि अमांडा से शादी करने से पहले एक थोड़ा सा वक्त ऐसा था जब वो मुझसे बहुत प्यार से पेश आती थी। उसने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने कहा मालदीव्स। वो जगह पुरानी हो गई है, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? उसने मेरी नाक को थपथपाया। अजीब हो या ना हो, मैं बस जाना चाहता हूँ। ठीक है, उसने कहा, बिल्कुल प्यार से बात मानते हुए। लेकिन हमारे निकलने से एक दिन पहले उसके पास एक फोन कॉल आया। दूसरी तरफ सेबेस्टियन बहुत बुरी तरह रो रहा था। बिना कुछ सोचे उसने उसी रात की फ्लाइट बुक की और उसके पास भाग गई। बस ऐसे ही हमारा हनीमून कैंसिल हो गया। वो किस्सा मेरे दिल में एक पछतावा बनकर रह गया। इस वक्त अपने हाथों में उन खूबसूरती से डिजाइन किए हुए इनविटेशन वाउचर्स को पकड़े हुए मैंने मुस्कुराकर बॉक्स बंद कर दिया। मैंने वो गिफ्ट बॉक्स एंड्रू को वापस दे दिया। इसे अपनी मॉम को वापस दे दो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि पछतावे खुद ही पूरे किए जा सकते हैं। डिवोर्स वाले साल में जब मैं कोर्टयार्ड की मरम्मत कर रहा था, तभी मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली थी और मालदीव्स गया था। वहां मैंने अकेले कई बेफिक्रे दिन बिताए और पूरी तरह संतुष्ट होकर लौटा। उस वक्त से मेरे दिल में कोई पश्चाताप नहीं बचा था। अब मेरे बगल में खड़ी मेरी वर्तमान वाइफ ने प्यार से पूछा, तुम हमारे हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा, मैं कहीं दूर नॉर्थ में जाना चाहता हूँ और स्कीइंग करना चाहता हूँ। वो हल्के से मुस्कुराई। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।